हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से जो अब अपने पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अंतिम क्षणों में जो कुछ घंटे बचे हैं वो हमारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उन पे चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो भी साथी हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके के जो सेशन है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमेशा उपलब्ध होते रहते हैं। साथ में जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार सेशन को शेयर भी कर दे, ताकि जो भी हमारे द्वारा जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सूचनाएं होती हैं वो आपको सबसे पहले मिले और आप अपडेट रहें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, विद डिटेल से समझते हुए आज के इस सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन बात कर रहे हैं कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। देखो, अभी आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है कि ए लिमिटेड ने 10 रुपए की दर से 10,012% ऋण पत्रों का 30% बट्टे पर निर्गमन किया, जिनका बट्टे पर प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 5 वर्षों तक समान राशि पर शोधन होगा। चौथे तथा वर्ष में शोधन पर हानि की कितनी राशि का अपलेखन है वो किया जाएगा। तो सबसे इसमें क्या है, अपने को जो बट्टा दिया गया है उसको राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले निर्गमन किया गया है तो अपने को थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब देखो 10,000 अंश है कितने के, 10 रुपए वाले, तो 10,000 को 10 से गुणा कर देंगे तो लाख हो जाएगा और इसका 30%, तो कितना हो गया, 30,000 आपका क्या हो गया, बट्टा हो गया। अब इसको राइट ऑफ करना है ना 5 वर्षों तक, है ना। तो चौथे और पांचवें वर्ष में शोधन की राशि कितनी होगी, 10,000 या शून्य, 4,000, 4,600, 6,000, 4,000 या 2,000, है ना। तो अब अपने को उसको राइट ऑफ करना है। तो रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिविडेंड, है ना। तो इसमें देखो प्रत्येक साल हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, है ना। प्रत्येक साल है वो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसमें जो ईयर है ना, ईयर है वो अपने को लेने पड़ेंगे, है ना। टोटल कितने हो गए, 5 वर्ष हो गए। तो पहले साल 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, है ना। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन है वो हो जाएगी। अब इनका टोटल कितना हो जाएगा, 5, 5, 4, 9, 10 और 15, है ना। अब ये आपका कौन सा वर्ष है, ये फर्स्ट वर्ष है। ये कौन सा है, फर्स्ट। ये कौन सा है, सेकंड। ये कौन सा है, थर्ड। ये कौन सा फिफ्थ। अब अपने से पूछा चौथे और पांचवें वर्ष में, है ना। तो अपने को ध्यान में रखना है चौथे वर्ष में अपनी राशि कितनी है, 30,000 मल्टीप्लाई 2/15, है ना। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो इसको काटते हैं 30 को तो 2, तो ये कितने हो गए, 2,000, और 2,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 4,000, यानी चौथे वर्ष कितने होंगे, 4,000। और उसके बाद पांचवें वर्ष वही 4 मल्टीप्लाई 1/15, तो 15 दूनी 30 यानी 2,000, है ना। तो चौथे और पांचवें वर्ष कितने होंगे, 4,000 और 2,000। उसी तरीके से अगर अपन ज्ञात करना चाहे पहले वर्ष कितने होंगे, तो पहले वर्ष आपके कितने होंगे, पहले वर्ष 30,000 में, है ना, भाग देंगे 15 का, तो 2,000 और 2,000 को 5 से गुणा करेंगे तो ये होंगे आपके 10,000। पहले साल कितने होंगे, 10,000।
और दूसरे साल 8,000, तीसरे साल 6,000, चौथे साल 4,000 और पांचवें साल 2,000। टोटल इस तरीके से कितना हो जाएगा? 30,000 है जो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, उसको राइट ऑफ करने की अमाउंट आ जाएगी। तो ये अपने से पूछा चौथे और पांचवें, तो चौथे और पांचवें में कितने आ गई? चौथे साल आपकी 4,000 और पांचवें साल आपकी 2,000 है। तो बट्टे को राइट ऑफ करने की दो कंडीशन होती है। एक तो समानुपात में, यानी जितने होते हैं उतने का भाग दे दिया जाता है, और डायरेक्ट है जितनी समान राशि आती है उतनी राशि वो राइट ऑफ करते हुए चलते हैं। और एक ये विधि है कि शोधन के चौथे और पांचवें वर्ष में हानि की कितनी राशि है उसका अपलेखन होगा। तो वहां पर इस तरह से अपने को ध्यान रखना है, पहले डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की राशि कैलकुलेट करनी है, और फिर उनको क्रम देते हुए पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1 देते, फिर ये राशि है वो कैलकुलेट है। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आधार, इस आंसर बहुत ही आसान है, आराम से इसका आप जवाब है वो दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। खातों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है ना? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, है ना? तो ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा खातों की प्रकृति, है ना? तो की प्रकृति होती है, पहला आता है आपका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। दूसरा आता आपका वस्तुगत या वास्तविक खाता, या वास्तविक खाता। तीसरा अवास्तविक या नाम मात्र खाता। इसका नियम क्या है? इसका नियम क्या है ना? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। इसका क्या नियम है? जो वस्तु व्यापार में आती है डेबिट, जो वस्तु व्यापार से जाती है क्रेडिट। नाममात्र या अवास्तविक खाते का समस्त खर्चों एवं हानियों को डेबिट करो, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट करो, है ना? ये व्यक्तिगत खाते, है ना? तो इसके आधार पर आपके कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। खातों के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए, और ये इसके नियम लागू होते। व्यक्तिगत खाते में कौन कौन से आते हैं, है ना? किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी फर्म का नाम, है ना? फिर उसके बाद आपका डेटर है, क्रेडिट है, ड्रॉइंग है, कैपिटल है ना? आपका प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, अनअर्न्ड है। ये सारे के सारे व्यक्तिगत में आते हैं। वस्तुगत और वास्तविक में समस्त आपकी संपत्ति और दायित्व है वो आपके वस्तुगत या वास्तविक खाते में आते हैं, और अवास्तविक या नाममात्र खाते में समस्त खर्चे और हानियां, आय व लाभ है वो आपके नाममात्र खाते में आते हैं। तो ये अकाउंटिंग जब शुरू करते हैं तो अकाउंटिंग का जिसे अपन बेस कहते हैं, प्रारंभिक जो सिचुएशन है वो कहते हैं, वो सारी की सारी आपकी खातों के प्रकार में आती है। ठीक है, तो वैसे तो ये सारी चीज आपकी क्लियर ही है, फिर भी एक छोटा सा चेक मात्र है कि भाई अपनी तैयारी है वो कैसी है। ठीक है,
बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछा है कि किस अवधारणा के अंतर्गत संदिग्ध दायित्वों को चिन्ह करके नीचे टिप्पणी या फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है ना। कौन सी अवधारणा कहती है कि भाई संदिग्ध दायित्वों को चिन्हित करके उन्हें फुटनोट यानी टिप्पणी के रूप में दिखाना है। कौन सी अवधारणा कहती है? द्विपक्षीय अवधारणा, आगम की अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा या उपार्जन की अवधारणा। बताओ देखो, है ना। द्विपक्षीय अवधारणा क्या कहती है कि कोई भी सौदा होता है उसके कम से कम कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। आगम की अवधारणा क्या कहती है कि अपनी आय और व्यय, है ना, आय और व्यय उनको क्या कहती है? उनको अपने खातों में दर्ज करना है। उपार्जन की अवधारणा क्या कहती है? जब तक अर्जित नहीं हो जाए तब तक उन्हें खातों में दर्ज नहीं करना है। और पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा क्या कहती है कि संदिग्ध दायित्वों को चिन्हित करके उन्हें फुटनोट के रूप में, टिप्पणी के रूप में है दिखाना। तो पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के अंतर्गत ही संदिग्ध दायित्वों को, है ना, संदिग्ध दायित्वों को चिन्हित करके उन्हें फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है ना। इस अवधारणा के अनुसार ही व्यवसाय के वित्तीय मामलों से संबंधित सभी सूचनाएं, है ना, वित्तीय मामलों से संबंधित, वित्तीय मामलों से संबंधित सभी सूचनाएं प्रकट की जाती है, प्रकट है वो की जाती है। वित्तीय मामलों से संबंधित सभी सूचनाएं प्रकट है वो की जाती है। वो कौन सी अवधारणा है? पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ओके। बढ़े आगे। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा। स्थायी संपत्ति को बेचने से लाभ होने पर कौन सा संचय है वो निर्माण होता है? विशेष संचय, सामान्य संचय, पूंजी संचय या इनमें से कोई नहीं। देखो, स्थायी संपत्तियां है, स्थायी संपत्तियों को बेचने से कौन सा लाभ होता है? तो स्थायी संपत्तियों को बेचने से कौन सा? पूंजी संचय का निर्माण होता है ना। क्योंकि ये कौन से लाभ है? ये कौन से लाभ है? ये आपके पूंजीगत लाभ है, पूंजीगत लाभ है ना। तो इसलिए स्थायी संपत्तियों को बेचने से कौन सा लाभ होगा? आपका पूंजी संचय है उसका निर्माण है वो हो जाएगा। कौन से संचय का? पूंजी संचय का निर्माण है वो हो जाएगा। ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों को बेचने से पूंजी संचय का है वो निर्माण होगा। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि एक देनदार को दी गई नकद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए, है ना। छूट खाते में, ग्राहक के खाते में, विक्रय के खाते में या क्रय के खाते में, है ना। एक देनदार यानी डेटर्स को दी गई छूट है वो क्रेडिट की जानी किसके खाते में? छूट के खाते में, ग्राहक के खाते में, विक्रय खाते में या क्रय के खाते में। देनदार को नगद छूट दी गई है ना। तो कोई भी कस्टमर है जिसके अपन पैसे मांग रहे थे उसने भुगतान किया, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डीआर, फिर नगद बटा दिया है, नगद बटा दिया है तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर और टू कस्टमर अकाउंट, है ना। ये इसकी प्रविष्टि होगी, है ना। तो अब क्रेडिट की जानी है, कौन से में क्रेडिट? तो क्रेडिट किसके होगी? ग्राहक के खाते में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा कि एक देनदार को दी गई जो नगद छूट है वो क्रेडिट की जाएगी किसके खाते में? ग्राहक के खाते में क्रेडिट है वो की जाएगी, है ना। तो ये एंट्री का आधार पर आपको पता चल गया
कि भाई कस्टमर के खाते में क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आसान सा जो जवाब है वो तो आप दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि निम्न में से कौन सी तलपट तैयार करने की विधि है ना, योग विधि, शेष विधि, योग व शेष, या उपरोक्त सभी, बताओ फटाफट। तो तलपट तैयार करने की आपको पता ही है, योग विधि भी है, शेष विधि भी है, दोनों इसका मतलब है उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। ये जो योग विधि है इसको कौन से कहते हैं, शुद्ध तलपट भी कहलाती है। योग विधि है वो क्या कहलाती है, शुद्ध तलपट भी कहलाती है। और जो शेष विधि है वो आपकी सकल, है ना। योग विधि है वो आपकी सकल तलपट कहलाती है, और शेष विधि है ये आपकी शुद्ध तलपट है वो कहलाती है, ये ध्यान रखना, है ना। योग विधि है वो तो आपकी सकल तलपट कहलाएगी, और शेष विधि है वो आपकी शुद्ध तलपट कहलाएगी। और जब इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं तो दोनों सेम ही फॉर्मेट है। जब योग और शेष विधि कंबाइंड बनाते हैं तो 2 कॉलम एक्स्ट्रा है उसमें वो ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए फटाफट इसका आंसर दो, देखिए क्या पूछा है। बताओ, देखिए फटाफट। कि निम्न में से किस व्यवहार की कॉन्ट्रा एंट्री विपरीत प्रविष्टि की जाएगी। आपको पता है कि विपरीत प्रविष्टि है जब बैंक और कैश दोनों के ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहां पर कॉन्ट्रा एंट्री है वो की जाती है। और कॉन्ट्रा एंट्री है वो आपकी कैश बुक का जो कॉलम होता है उसमें सी के नाम से उनको इंडिकेट है वो करते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी वो उतनी राशि आपको टू साइड में भी मिलेगी और उतनी ही राशि है वो आपको बाई साइड में भी मिलेगी, है ना। तो कॉन्ट्रा एंट्री कब की जाएगी, निजी कार्यों के लिए बैंक से रोकड़ निकाला, व्यापारिक कार्यों के लिए बैंक से रोकड़ निकाला, बैंक से बिल भुनाना, या उपयुक्त सभी। कॉन्ट्रा एंट्री की कौन सी परिस्थितियां होंगी, है ना। तो विपरीत प्रविष्टि है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और इसकी एंट्री है वो कौन सी भी की जाती है, जो आपकी त्रिस्तंभीय जो रोकड़ बही होती है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, उसमें इसकी प्रविष्टि है वो की जाती है। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में कॉन्ट्रा एंट्री की प्रविष्टि की जाती है। और दो समय यानी 2 सौदे होते हैं जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री होती है। एक रोकड़ बैंक में जमा कराया, और दूसरा रोकड़ बैंक से निकाला। किसके लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए, खुद के लिए नहीं, व्यापारिक कार्यों के लिए निकालते हैं। तो 2 तरीके से, या तो बैंक में अपन पैसे जमा करवाते हैं या बैंक से पैसे अपन निकालते हैं। तो 2 तरीकों में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो निजी प्रयोग के लिए बैंक से रोकड़ निकाला है तो उसमें तो आपकी एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट या टू बैंक होगी, है ना। और बैंक से बिल आपने बुनाया है ना, बैंक से आपने बिल बुनाया है तो आपकी बिल से रिलेटेड, क्योंकि बिल कम होगा, लेकिन ये आपकी व्यापारिक कार्यों के लिए बैंक से आपने रोकड़ निकाला है, बैंक से रोकड़ आपने निकाला है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर ये क्या हो गई, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है वो हो जाती है। ठीक है, वो कौन सी एंट्री होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो इसका कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड कौन सा आंसर हो गया,
बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना, बी इसका आंसर हो जाएगा। व्यापारिक कार्यों के लिए बैंक से रोकड़ है वो निकाली जाती है, तो वहां पर आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है। गत्यावरोध द्वारा साझेदार होता है सीमित अधिकार वाला साझेदार, सुषुप्त साझेदार, नाममात्र का साझेदार या विशेष परिस्थितियों में साझेदार। गत्यावरोध द्वारा साझेदार होता है सीमित अधिकार वाला, सुषुप्त, नाममात्र या विशेष परिस्थिति। देखो, सीमित अधिकार वाला तो वो होता है जो व्यापार में पूंजी लगाता है, सीमित पूंजी लगाता है ना। नाममात्र का वो होता है जो अपना नाम प्रयोग करने के लिए देता है ना। सुषुप्त वगैरह निष्क्रिय साझेदार होता है। और विशेष परिस्थितियों में साझेदार कौन सा होता है, यानी ऐसा कोई साझेदार जो मौखिक, है ना, या लिखित शब्दों या अपने आचरण, अपने हाव भाव से इस प्रकार का इंडिकेशन देता है कि जिससे लगता है कि यह व्यक्ति इस फर्म का साझेदार है, और उनको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति है वो उसको विश्वास करता है और क्या करता है, उस फर्म में निवेश करता है ना। और दूसरे व्यक्ति इस विश्वास पर उस फर्म को ऋण देते हैं, तो वो व्यक्ति उस ऋणदाता का क्या माना जाएगा, उसका उत्तरदायित्व माना जाएगा, और उस ऋणदाता के लिए वह साझेदार है वो माना जाएगा। ठीक है, तो ये साझेदार गत्यावरोध वाला होता है जो विशेष परिस्थितियों में साझेदार होता है, जो अपने हाव भाव और अपनी भाषा, अपने शब्दों के द्वारा इस प्रकार का इंडिकेशन देता है कि वो साझेदार है। और उसको देख कर लोग क्या करते हैं, फर्म को ऋण देते हैं। अब ऋण तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब वो उस ऋणदाता के लिए साझेदार माना जाएगा, और जो हाव भाव से उसका भी उत्तरदायित्व उतना ही रहेगा जितना अन्य साझेदारों का दायित्व है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गत्यावरोध द्वारा साझेदार होता है विशेष परिस्थितियों में साझेदार। कौन सी परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में साझेदार है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार क्या चुकाता है, पूंजी, ऋण, ख्याति, अनुदान, है ना। तो अभी बताया था कि संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदार पूंजी लाता है। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदार है वो क्या लेके आता है, पूंजी लेके आता है। और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदार ख्याति लाता है। ठीक है, तो यहां पर फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लेके आएगा, पूंजी लेके आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभों का विभाजन 4-3-2 के अनुपात में करते हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है, शेष साझेदार भावी लाभों को 5-3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि ए द्वारा ख्याति के 24,000 रुपये प्राप्त किए गए तो बी और सी को डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे बताओ, देखिए, है ना। ए की ख्याति है वो बांटी जाएगी, है ना, किसके अनुपात में,
फायदे के अनुपात में, फायदे अनुपात में बांटे जाएंगे। अब फायदा अनुपात है वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा फायदा अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, इस तरीके से निकलेगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है। अब देखो इसमें, क्योंकि आपको पता है कि जब एक साझेदारी में कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसके हिस्से को पुराने साझेदारों फायदे अनुपात में बांटते हैं। तो यहां पर निकालना, क्योंकि ए तो जा रहा है तो बी का फायदा अनुपात, बी का फायदा अनुपात, तो बी का नया अनुपात कितना है 5/8 माइनस पुराना अनुपात कितना है बी का 3/9, तो 9 × 72, 9 पंजो 45 और 8 3 24, तो ये कितने आ गए 21/72। उसी तरह सी का फायदा अनुपात, सी का फायदा अनुपात, तो सी का नया अनुपात है 3/8 माइनस पुराना कितना है 2/9, लघुत्तम आ गया 72 है ना, 9 3 27 और 8 दूनी 16, 9 3 27 और 8 दूनी 16, तो बच गए कितने 11/72। तो फायदा अनुपात कितना आ गया 21/11 है ना। तो बी की राशि डेबिट होगी है ना, कितने राशि टोटल 24,000 मल्टीप्लाई 21/32, ये तो होगा ना 21 बटे, क्योंकि दोनों का योग कर लेंगे 21 और 11 और 31 32, तो इसकी राशि आ जाएगी आपकी 15,750। सी की राशि डेबिट होगी 24,000 मल्टीप्लाई 11/32, तो यह आ जाएगा 8,250 है ना, कितना जाएगा 8,250। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी है ना, कितने से डेबिट की जाएगी, तो 20 कैपिटल अकाउंट डीआर 15,750, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर 8,250 टू एज कैपिटल 24,000, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा बी 15,750 8,250 है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु होती है तो कई परिवर्तन अपने को करने होते हैं है ना, पूंजी का विभाजन होता है, संपत्ति और दायित्व का विभाजन होता है, फायदे का अनुपात कैलकुलेट करना होता है, नया अनुपात कैलकुलेट करना होता है, ख्याति का मूल्यांकन दोबारा करना होता है ना, अवितरित लाभ हानियों को दोबारा वितरित करना पड़ता है, तो ये कई काम है वो अपने को करने होते हैं। तो यहाँ पर अपने को पूछा बी और सी की राशि कितनी होगी, तो 15,750 और 8,250 होगी। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और छोटा सा शानदार सा सेशन जो आपको शेयर किया गया है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, आपको पहले फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी है और उसके बाद सेकंड पेपर की भी, लेकिन मेरा मानना है कि आपको लास्ट के जो 1-2 दिन है ना, कि भाई 26 का पेपर है ना, तो आपको 25 और 26 को तो पहला पेपर ही पढ़ना है ना, तो प्रयास ये करना कि अपने पहले पेपर को पूरी तरीके से कवर करके आप एग्जाम हॉल में पहुंचो, क्योंकि अपना जो टारगेट जो गजेटेड ऑफिसर बनने का है उसमें आपके 7 में 30 क्वेश्चन भी तो सही होने चाहिए, क्योंकि 40% आपके रिक्वायर्ड है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को इक्वल मानते हुए बराबर इंपॉर्टेंस के साथ अपने को तैयार करना है, ताकि अपना जो टारगेट है वो अपन पूरा अचीव कर सके। तो ये था एक छोटा सा सेशन, निश्चित रूप से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमेशा उपलब्ध होते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही।
मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।